हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आशीष क्लासेस। बात करेंगे सेशन नंबर 167 की। सबसे पहले हम बात करेंगे पैराजंबल की। तो पैराजंबल आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। बताया जाए तो सबसे पहले आप अप्रोच देखिएगा। इसमें ऑप्शंस 2 बार सी है और 2 बार बी है। तो निश्चित रूप से इन्हीं ऑप्शंस पर ही फोकस करना है, ए को तो नहीं पढ़ना है पहले। अगर बी पढ़ते हैं तो बी में कह रहा है नॉन वर्बल क्यूज। क्यूज जो होता है वो हिंट को बोलते हैं, संकेत को बोलते हैं। तो नॉन वर्बल जो हिंट्स होते हैं, जैसे कि वॉइस की टोन या आपके चेहरे के हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज कैन कन्वे मोर मीनिंग देन द वर्बल मैसेज इटसेल्फ। तो ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, ये ज्यादा अर्थ दे सकती है, ये ज्यादा बड़ा मीनिंग दे सकती है किसकी बजाय वर्बल मैसेज। मतलब हम बोलकर कुछ मैसेज कन्वे करें उसकी बजाय हो सकता है कि हम इन तरीकों से भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं। ये कह रहा है बी में। सी में क्या कह रहा है? सी में कह रहा है कम्युनिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कम्युनिकेशन, संवाद, एक जटिल प्रक्रिया है इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है, सूचना का आदान प्रदान होता है, आइडियाज का आदान प्रदान होता है, फीलिंग्स का आदान प्रदान होता है। किसके बीच में? इंडिविजुअल्स के बीच में। तो सोच के देखिए, बी से स्टार्ट होगा कि सी से? भाई बी जो दे रखा है बातचीत का ही तो तरीका दे रखा है। तो बातचीत को हमने इंट्रोड्यूस कहाँ किया है? तो बातचीत को इंट्रोड्यूस किया गया है सी में। तो सबसे पहले आप आइए सी में। ठीक है, तो सी से स्टार्ट करेंगे तो मैं डी और 4 नंबर और 3 नंबर ऑप्शन को काट दूंगा, क्योंकि बी से स्टार्ट नहीं होगा। अब इस कम्युनिकेशन की बात आगे कहाँ की गई है? तो सी के बाद में बी है, दोनों ही साइड में, एक और दो ऑप्शन में, तो दोनों में ही बी है तो बी ही लेंगे। तो ये कम्युनिकेशन कहा कि जटिल प्रक्रिया है जिसमें कि इन चीजों का आदान प्रदान शामिल है। नॉन वर्बल जो हिंट्स होते हैं वो वर्बल मैसेज की बजाय ज्यादा बेहतर मीनिंग दे सकते हैं। ये सी के बाद बी आ गया। अब ए आएगा कि डी आएगा, इतना सा देखना है। डी में दे रखा है इट इज ऑफन द सटल सिग्नल्स। अक्सर सटल सिग्नल्स, सटल्स का मतलब होता है सूक्ष्म, है ना? ये सटल, इसको सबटल नहीं बोलते, बी म्यूट रहता है। सटल, सटल सिग्नल्स का मतलब है सूक्ष्म संकेत होते हैं। दैट टेल अस हाउ अ मैसेज इज ट्रूली बीइंग रिसीव्ड, जो हमें बताते हैं कि कैसे कोई भी मैसेज जो है उसको रिसीव किया जाता है, या उस मैसेज का इंटेंशन क्या है, उसके पीछे क्या इरादा था। ठीक है। और डी में ए में दे रखा है कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। ये एंड बताने के लिए आता है, कॉन्सिक्वेंटली आपको पूरी कहानी का निचोड़ बताता है। तो ये कह रहा है परिणाम स्वरूप इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो निर्भर करता है, हिंज ऑन, ये लिख लीजिएगा। हिंज ऑन का मतलब होता है निर्भर करना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन आधारित है या निर्भर करता है मोर देन जस्ट द वर्ड्स वी चूज। तो शब्दों से ज्यादा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो हम चुनते हैं शब्द, उनसे ज्यादा मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन उससे ज्यादा कहीं और चीज पर आधारित है। तो आप सोच कर देखो, सी के बाद बी आ गया और ये ए जो है ये सारांश बता रहा है किसकी बात हम कर रहे हैं। तो क्या हम यहाँ पे पहले ए लेंगे या पहले डी लेंगे? डी में क्या कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि सटल सिग्नल्स होते हैं, सूक्ष्म संकेत होते हैं, जो हमें बताते हैं कि मैसेज किस प्रकार से, मतलब मैसेज को कैसे रिसीव किया गया है और कैसे उसका इंटेंशन क्या है। तो यही सारी चीजों का निचोड़, ये कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, और कैसे मैसेज को रिसीव किया जा रहा है, कैसे उसको इंटेंट क्या है उसका, ये सारी बातें करके फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कम्युनिकेशन आखिरकार है क्या चीज। तो ए से निकलेगा निष्कर्ष, सी से होगा स्टार्ट, मतलब सी से स्टार्ट और ए से एंड। ऐसी कहानी कहां पर है? 2 नंबर में, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है भाई? आगे आइए। अब ये आपके सामने है वन वर्ड्स, जो हमने पिछले सेशन तक डिस्कस किए थे, 70 तक। अब 71 से 75 आज के सेशन में है। एम्बल क्या है? एम्बल का मतलब है टू वॉक स्लोली एंड इन अ रिलैक्स्ड मैनर। धीरे धीरे चलना और आराम से चलना। ठीक है, टहलना जिसको हम बोलते हैं। द कपल एम्बल्ड अलोंग द बीच। जो कपल था वो धीमे धीमे टहल रहा था। किसके सहारे सहारे, किसके किनारे किनारे? तो ये कह रहा है बीच के किनारे किनारे। इंजॉइंग द सनसेट, सनसेट का आनंद लेते हुए, ये इसका मतलब है। दूसरा है भाई जीफर। जीफर का मतलब क्या है? अ सॉफ्ट जेंटल ब्रीज। एक धीमी धीमी मंद हवा चले उसको बोलते हैं जीफर। ये एक प्रकार से
ठंडी हवा चलती है, शीतल समीर जिसको बोलते हैं। अ प्लीजेंट जीफर ब्लू, ब्लू जो है वो ब्लो की सेकंड फॉर्म है, नोट कर लीजिएगा। हवा के बहने के लिए यूज करते हैं हम ब्लो, ब्लो की सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं ब्लू, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है ब्लोन। एक प्लीजेंट जीफर, धीमी धीमी हवा जो है, ब्लू बही थ्रू द ट्रीज, और किस माध्यम से, मतलब पेड़ों के माध्यम से, ऑन दैट स्प्रिंग इवनिंग, उस बसंत की शाम को। फिर है क्लोस्ट्रोफोबिया, फोबिया है तो निश्चित रूप से डर तो है ही। क्लोस्ट्रोफोबिया है तो ये होता है बंद स्थान से डर लगना। क्लोस्ट्रोफोबिया क्या होता है? बंद स्थान से डर लगने को बोलते हैं हम क्लोस्ट्रोफोबिया। और एक इसका एंटोनिम होता है, उसको हम बोलते हैं एगोराफोबिया, खुले स्थान से डर लगना। किसी व्यक्ति को तो आप कमरे में बंद कर देंगे तो वो मर जाएगा, और किसी व्यक्ति को अगर आप खुले में छोड़ देंगे एकदम से कि कोई सब उसको देख पा रहे हैं तो वो परेशान हो जाएगा। तो ये है एक दूसरे के एंटोनिम्स। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड और एनक्लोज्ड स्पेसेस, बहुत ज्यादा डर लगे बंद स्थान का, तो उसको बोलते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। तो ये कह रहा है ही अवॉइडेड एलिवेटर्स, वो एलिवेटर्स को अवॉइड करता, मतलब लिफ्ट वगैरह है उसको अवॉइड करता था, बिकॉज ऑफ इस क्लोस्ट्रोफोबिया, क्योंकि उसको क्लोस्ट्रोफोबिया था। ठीक है, इससे आगे देखेंगे। नेक्स्ट पे आइए, नंबर 74। 74 है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक होता है अज्ञेयवादी, संशय रखने वाला। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता। जो संशयवादी होता है, ईश्वर अज्ञेयवादी सॉरी जो होता है, उसको बोलते हैं द एग्नोस्टिक साइंटिस्ट। जो अज्ञेयवादी वैज्ञानिक था, नीदर डिनाइड नॉर अफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ना तो उसने इनकार किया कि भगवान का अस्तित्व है क्या, और ना ही उसने उस बात की पुष्टि की। अपोस्टेट होता है अपने धर्म का त्याग करने वाला। अ पर्सन हु अबेंडन्स और रिनाउंसेस देयर रिलीजन, एक व्यक्ति, अब ये देयर की जगह वैसे तो आप यूं समझो कि ही जाना चाहिए आपके एरर वाले सेगमेंट के हिसाब से, लेकिन डिक्शनरीज में आप देखते हैं ऐसे एग्जांपल्स तो वहां पे देयर का प्रयोग देखने को मिलता है। अ पर्सन हु अबेंडन्स और रिनाउंसेस देयर रिलीजन बिलीफ और प्रिंसिपल्स, एक व्यक्ति जो कि त्याग देता है अपने धर्म को, अपने मत को, अपने सिद्धांतों को, तो उसको बोलते हैं अपोस्टेट। ही वॉज ब्रांडेड एन अपोस्टेट, उस पर ठप्पा लग गया कि वो अपोस्टेट है। फॉर रिजेक्टिंग द फेथ ही वॉज बोर्न इनटू, जिस फेथ या जिस विचारधारा में वो पैदा हुआ था उसको त्यागने के बाद उस पर ठप्पा लग गया कि वो एक अपोस्टेट है। ये होता स्वधर्म त्यागी, अपने मत का त्याग करने वाला। ठीक है, आगे चलिएगा। फिक्स प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चंस हैं, आप खुद से सोल्व करिए इनको। फिक्स द प्रेपोजिशन। Few people are averse dash the idea of a free holiday. Averse जो होता है वो होता है not in favor of something, किसी चीज को डिसलाइक करना, किसी चीज के फेवर में ना होना। Not in favor of something, किसी चीज के फेवर में ना होना। Few people मतलब no people, मतलब कोई लोग ऐसे नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं जो कि फ्री हॉलिडे के विचार को नापसंद करता हो, कि आपको छुट्टी भी मिल जाए और उसका पैसा भी ना कटे। एवर्स के साथ में हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। एवर्स के साथ क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। अगला है क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड वायलेट। वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना। इसका एक सिनोनिम लिख देते हैं, वायलेट। इसका एक सिनोनिम होता है इन्फ्रिंज, उल्लंघन करना। ठीक है, तो ये कह रहा है क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो वायलेट करते हैं, वो उल्लंघन करते हैं मेरी प्रिवेसी का, मेरी निजता का, एंड आई एम नॉट विलिंग टू आंसर देम, और मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं उनका आंसर दूं। वायलेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब जहां मैं बोलता हूं वहां पे प्रेपोजिशन लगता ही नहीं। वायलेट कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब इसके बाद क्या लगेगा? सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट लगेगा तो वायलेट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे माई प्रिवेसी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई प्रेपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे कह रहा है ही बोस्ट। बोस्ट का मतलब शेखी बगारना होता है, बड़ी बड़ी बातें करना होता है, डींगे हाँकना होता है। बोस्ट के साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं ओ। अच्छा, इसके साथ साथ एक और याद रखना, बोस्ट ऑफ जो होता है वो बराबर आप रख सकते हैं किसके? ब्रैग अबाउट के। बोस्ट ऑफ को किसके बराबर रखा जा सकता है? ब्रैग अबाउट के बराबर रखा जा सकता है। इन दोनों का मतलब ही डींगे हाँकना है, बड़ी बड़ी बातें करना है। इन अर्बन सोसाइटी, अर्बन का मतलब होता है शहर। ठीक है, सिटी लाइफ जो उसको अर्बन बोलते हैं। शहरी समाज जो है, द सोशल सर्कल, वहां पर आप शहर में देखेंगे तो सामाजिक सर्कल कितना होता है?
इज लिमिटेड, लिमिटेड के साथ लगता है टू, वो फैमिली तक ही सीमित है, बस मैं और मेरा परिवार, उसके बाद मोहल्ले में कौन है, पड़ोस में कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो ये अर्बन सोसाइटी में सोशल सर्कल यहाँ तक लिमिटेड होता है। लिमिटेड के साथ साथ आप याद रखिए, चाहे लिमिटेड हो या फिर इसके अंदर आप लिमिटेड के साथ साथ रेस्ट्रिक्टेड भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसमें कन्फाइंड भी कर सकते हैं, या फिर इसमें सर्कमस्क्राइब्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी का मतलब सीमित होता है और इन सभी के साथ में टू का प्रयोग करते हैं। इन सभी का मतलब क्या है, सीमित, और इन सभी के साथ में प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है। अ मैन हु ऑलवेज कनाइव्स, कनाइव जो होता है वो होता है अनदेखी करना, या तो कोई गलत काम हो रहा है उसको ओवरलुक करना, या फिर किसी के गलत कामों में सीक्रेटली उसका साथ देना, ठीक है। अब सीक्रेटली किसी का साथ दे रहे हो आप, तो वो जनरली एक प्रकार से इनजस्टिस है, अन्याय है, ऐसा समझिए, उसको कनाइव्स बोलते हैं। कनाइव्स के साथ में जनरली हम एट का प्रयोग करते हैं। इन भी लगता है अगर किसी का सीक्रेटली साथ दोगे आप। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही अपने बच्चों की गलतियों को अनदेखा करता है और उन्हें अलाउ करता है कि करने दो, तो ये कनाइव्स एट है। और मैं यूं कहूं कि एक व्यक्ति जो अपने बच्चों की गलतियों में गलतियां करवाता है उनसे, भाई करवाता कौन है, गलतियों में साथ देना, यूं तो नहीं है ना कि सीक्रेटली वो काम ही करवा रहा है ऐसा। अगर मान लो सीक्रेटली वो काम करवाता होता अपने बच्चों से ऐसा, तो वहां पे कनाइव्स के साथ में इन लगाते। लेकिन ये साथ में काम करवाने वाला नहीं है, ये तो ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति जो कि अपने बच्चों की गलतियों को इग्नोर करता है, इसलिए कनाइव्स एट लगाया। अगर सीक्रेटली वो काम करवाता तो फिर हम इन लगा देते हैं। बस एट और इन दोनों में से कुछ एक लगना है। ये फिक्स प्रिपरेशन वाली कहानी है। आगे चलते हैं। फ्रेजल वर्ब जो 130 तक हो चुकी थी पिछले सेशन में, तो 131 से 135 हम डिस्कस करेंगे। पहला देखिएगा, पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब क्या है, एक्सप्रेस और कम्युनिकेट एन आइडिया क्लियरली, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखना, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना, समझाना। पुट का मतलब रखना, एक्रॉस का मतलब होता है आर पार, एक्रॉस का मतलब थ्रू आउट भी होता है, जितना भी है उस पूरे को बोलेंगे हम अक्रॉस। तो आपने अपनी बात को रखा और पूरे वार्तालाप, पूरे डायलॉग, पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान रखा, तो आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख रहे हैं। द टीचर पुट अक्रॉस द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन अ वेरी सिंपल वे, टीचर ने वो जटिल सा एक कॉन्सेप्ट था उसको बड़े सिंपल तरीके से समझाया, ठीक है। आगे कह रहा है गिव इन, गिव का मतलब होता है देना और इन का मतलब होता है अंदर। इन जो है इसका मतलब है अंदर। तो गिव इन यहाँ पे एक प्रकार से समझिए कि आप वैसे तो कुछ चीज ऐसे पकड़ के बैठे थे और आप कोई हार नहीं मान रहे थे, लेकिन आपको कहा कि भाई आप है ना अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। तो आपने मान लीजिए कि जैसे एक पोजीशन में है, आपकी कोई बिल्डिंग है और आप उसको छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर आपने अंदर जाके उसकी चाबियां थमा दी, इसका मतलब आप सरेंडर कर गए हैं, है ना, आप दबाव में झुक गए हैं। तो ये है सरेंडर करना। फाइनली अग्री आफ्टर रेजिस्टिंग, पहले आपने प्रतिरोध किया, विरोध किया, उसके बाद में आपने सरेंडर कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गिव इन। आफ्टर आवर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, काफी घंटे तर्क वितर्क करने के बाद, ही फाइनली गिव इन टू हिज वाइफ्स रिक्वेस्ट, अंततः वो अपने वाइफ के निवेदन के सामने हार मान गया, समर्पण कर दिया। पुल टुगेदर, पुल टुगेदर का टू वर्क जॉइंटली फॉर अ कॉमन गोल, एक सामान्य उद्देश्य, एक कॉमन गोल के लिए अगर आप क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं, जॉइंटली काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, पुल टुगेदर। मिलकर काम करना, या फिर आप इसको कहेंगे एकजुट होना। पुल का मतलब होता है खींचना, टुगेदर का मतलब साथ, सबको आप साथ खींच कर लेकर आ गए, आप सबको साथ लेकर काम कर रहे हैं और एक एक टारगेट है आपके सामने कि इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, तो ये होता है पुल टुगेदर। इफ वी ऑल पुल टुगेदर, यदि हम सब साथ मिलकर काम करें तो वी कैन फिनिश दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो हम इस प्रोजेक्ट को समय पर खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे चले। नेक्स्ट है बेयर आउट। बेयर का मतलब सहन करना होता है, बेयर का मतलब रखना भी होता है, हैव या कीप भी होता है, टॉलरेट करना भी होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे नेमोनिक ट्रिक से याद करने के लिए हम इसको ऐसे पढ़ लेते हैं कि इसका मतलब है टॉलरेट करना, सहन करना। आउट का मतलब होता है बाहर, आपने बाहर जाकर इस बात की पुष्टि करी कि मैं इसे बर्दाश्त कर रहा हूं,
अब मेरी सहन क्षमता जो है वो जवाब दे चुकी है, अब मैं इसको आगे सहन नहीं कर सकता। तो आप बेयर कर रहे हो, आप सहन कर रहे हो और ये बात आपने बाहर जाके बता दी, तो इसका मतलब आपने पुष्टि कर दी उस बात की। लोगों को पहले ही लग रहा था कि हो सकता है कि आप में अनबन है, आप बस सहन ही करते जा रहे हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि तब हुई जब आपने इसको आउट जाकर सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया। तो टू कंफर्म और सपोर्ट द ट्रूथ ऑफ समथिंग, किसी चीज के सत्यता को स्वीकार करना, किसी बात की पुष्टि करना। द विटनेस स्टेटमेंट, जो भी गवाह था उसका स्टेटमेंट, बोर आउट द सस्पेक्ट इनोसेंस, उसने पुष्टि करी कि जो सस्पेक्ट है, जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, जो कि संदेह के घेरे में है, उसकी निर्दोषिता, उसका इनोसेंस उसने साबित किया या पुष्टि करी उस बात की। बेयर अवे क्या होता है? बेयर का मतलब अब यहाँ हैव या कीप के अर्थ में रखिए, और अवे का मतलब दूर ले जाना है। टू कैरी ऑफ, बेयर अवे बराबर कैरी ऑफ, जैसे मैंने भी लिखवाया था कि बोस्ट ऑफ इक्वल्स टू ब्रैग अबाउट है, वैसे ही इसको भी याद कर लें कि बेयर अवे इक्वल्स टू कैरी ऑफ, दोनों का मतलब ही क्या होता है? जीतना। विशेष करके कोई प्राइज या विक्ट्री, आपको विक्ट्री मिली है या आपने कोई प्राइज हासिल किया है, उसको बोलते हैं बेयर अवे। तो इसको याद करने का तरीका देखो, बेयर का मतलब है हैव या कीप, रखना। अवे मतलब दूर। मान लीजिए कुछ मिला आपको और आप उसको अपने दूर ले गए, वहां से अपने पास रखे हुए हो, वो तब पॉसिबल जब तुमने उसको अर्जित कर लिया हो, तुमने उसको जीत लिया हो, तो ये जीतना है। द यंग एथलीट बोर अवे द गोल्ड मेडल, जो युवा एथलीट था उसने गोल्ड मेडल जीता इन द नेशनल चैंपियनशिप, राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। ठीक है जी, तो ये हुआ आपका फ्रेजल वर्ब वाला सेगमेंट। इसके आगे हम बात करें इडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो 190 तक हो चुकी थी। 191, गिव समवन अ पीस ऑफ वंस माइंड, अपने दिमाग में जो चल रहा है उसको तुमने दूसरे को दिया। मान लीजिए गुस्सा है आप, और उस गुस्से को तुमने निकाल दिया किसी और पर। अपने दिमाग में चल रहा था गुस्सा, वो गुस्सा तुमने दिया किसी और को। ये कब निकलता है गुस्सा? गुस्सा निकालने का तरीका, आप डांटेंगे किसी को तो ऐसा हो सकता है। टू स्पीक एंग्रीली और फ्रैंकली टू समवन अबाउट समथिंग दे हैव डन रॉन्ग, किसी ने कुछ गलत किया, उसको डांटना शुरू कर दिया, तो उसको बोलते हैं गिव समवन अ पीस ऑफ वंस माइंड। किसी को डांटना या कड़ी बात कहना। शी वाज सो एंग्री दैट शी गिव द शॉपकीपर अ पीस ऑफ हर माइंड, वो का इतना गुस्सा थी कि उसने डांटा शॉपकीपर को कि उसको ओवरचार्ज कर रहा था शॉपकीपर, मतलब जरूरत से अधिक कीमत वसूल रहा था उससे, इस बात के लिए उसे डांटा। शार्प प्रैक्टिसेज, डिसऑनेस्ट या अनफेयर मेथड्स, जो भी बेईमानीपूर्ण तरीके होते हैं, है ना, लाभ प्राप्त करने के लिए, उसको बोलते हैं शार्प प्रैक्टिसेस। शार्प का मतलब काफी तेज होता है, और प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो आप जो भी किसी चीज में अभ्यस्त हैं, मान लीजिए कोई भी आचार व्यवहार में आप कोई चीज लेके आ गए हैं, तो आप जो प्रैक्टिस करते हैं, आपके जो व्यवहार में जो चीजें हैं वो इतनी शार्प है कि आंखों देखे पता नहीं लगता है कि आपने कहाँ पर गोलमाल कर दिया है, कहाँ पर आपने ट्रिक लगा दी है, आपने कहाँ धोखा दे दिया है। तो ये होता है शार्प प्रैक्टिस। द कंपनी वॉज फाइंड फॉर इट्स शार्प प्रैक्टिसेस, कंपनी पर जुर्माना लगाया गया, किस लिए? उसके बेईमानीपूर्ण तरीके के लिए। इन फाइनेंशियल डीलिंग्स, किसमें? वित्तीय सौदेबाजी में, फाइनेंशियल डीलिंग्स में। ठीक है, तो ये 192, 193 देखते हैं। 193 कह रहा है हैव ए बोन टू पिक, बोन मतलब हड्डी है, और आपके पास कोई ऐसी हड्डी है जिसको तुम उठाना चाहते हो, तो हड्डी जो होती है, बोन जो होती है, वो जनरली आप देखते हैं कि डॉग्स के बीच में झगड़े का कारण होती है। और एक ऐसी ही इडियम एंड फ्रेज हमने डिस्कस भी की है शायद, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। तो ये बोन जो है वो हमेशा ही झगड़े की जड़ ही होती है, और आपने झगड़ा, आपके पास कुछ ऐसा है जिससे आप झगड़ा कर सकते हैं, वो बोन है। ठीक है, तो ये है टू हैव ए कंप्लेंट और डिस्प्यूट टू डिस्कस, आपके पास कोई शिकायत है, विवाद है, जो डिस्कस करने के लिए शिकायत या झगड़ा करना। आई हैव बोन टू पिक विद यू, तो मेरे पास एक ऐसा मुद्दा है तुमसे झगड़ने के लिए। अब मुद्दा क्या है? यू डिडंट टेल मी अबाउट द मीटिंग यस्टरडे, तुमने मुझे कल मीटिंग के बारे में नहीं बताया। ठीक है, मीन्स मैटर्स, मीन्स वर्ड्स, मीन्स वैसे कीमा बनाना होता है, छोटे छोटे भागों में काटना होता है, भोजन के अर्थ में जनरली यूज करते हैं कीमा बनाना। अब देखिए, आप कुछ बात एक तो स्पष्ट रूप से बोले, स्पष्ट रूप से बोलेंगे तो सब कुछ ऐसे एग्जैक्टली आपको अगले के वर्ड समझ में आएंगे, और हो सकता है कोई वर्ड आपने हार्श यूज कर लिया हो और वो बात दिल पे लग जाए। एक दूसरा तरीका ये है कि आप गोलमाल कर जाएं बातों को,
और डायरेक्ट तरीके से बोले ही नहीं। तो कीमा बनाने में क्या होता है, जब कीमा आपने बना दिया तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किस भोजन का मतलब भोजन में इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसमें किस-किस घटक का प्रयोग आपने किया है, किस-किस से ये बना है। आपने कीमा ही बना दिया है तो सब कुछ मिक्स हो गया। तो आपने बातों को इस तरीके से घुमा-फिरा दिया, इतनी चीज़ों को मिक्स कर दिया कि अगले को समझ में ही नहीं आए कि एक्चुअल में ये बेइज्जती करना चाह रहा है या मुझे ये कुछ ऑफेंसिव वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, उसे एग्ज़ैक्टली पता ही नहीं लगेगा। उसको बोलते हैं मिन्स मैटर्स। टू स्पीक इनडायरेक्टली और सॉफ्टली टू अवॉइड ऑफेंडिंग समवन। तो ये कह रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से बोलना या बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बोलना, किस लिए? अवॉइड करने के लिए। क्या अवॉइड करने के लिए? कि आप किसी को ऑफेंड कर रहे हो, है ना? आप किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहते हो। इससे बचने के लिए आप अप्रत्यक्ष रूप से घुमा-फिरा कर बातें करते हैं, सब कुछ मिक्स कर देते हैं, उसको बोलते हैं मिन्स मैटर्स। तो द जज डिडंट मिन्स वर्ड्स। तो जज ने घुमा-फिरा कर बात नहीं करी व्हाइल क्रिटिसाइजिंग द करप्ट ऑफिशियल्स। भ्रष्ट अधिकारियों की आलोचना करते समय सीधा बोला जज ने, ठीक है? मेक वन्स ब्लड रन कोल्ड। अब आपने कुछ ऐसा किया जिससे किसी का खून जो है वो ठंडा पड़ गया। अब ब्लड कोल्ड पड़ जाने का मतलब है भयभीत हो जाना, ठीक है? कहते हैं ना हाथ पांव जम गए हैं, भयभीत हो जाना, नर्वस हो जाना एकदम। टू मेक समवन फील वेरी फ्राइटेंड और हॉरिफाइड, किसी को बहुत ज्यादा डरा हुआ महसूस कराना, दहशत में भर देना। द साउंड ऑफ हर स्क्रीम, उसके चीख की जो आवाज है इन द डार्क, अंधेरे में, मेड माई ब्लड रन कोल्ड, उससे मैं डर गया, ये मतलब है, ठीक है? तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपकी कंप्लीट हुई। अब हम आज के एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। चलिए, एडिटोरियल किस बारे में है देखिए पहले। एडिटोरियल कह रहा है कि एडिटोरियल वांट्स दैट द इलेक्शन कमीशंस न्यू वोटर लिस्ट रिवीजन मस्ट अवॉइड द मिस्टेक्स मेड इन बिहार। एडिटोरियल चेतावनी देता है कि चुनाव आयोग का जो नई वोटर लिस्ट रिवीजन है, एसआईआर जो है, उसको जो गलतियां इन्होंने बिहार में की वो रिपीट नहीं करें, इससे बचना चाहिए इन गलतियों से। वेयर मैनी वीमेन, अब वहां हुआ क्या बिहार में कि बहुत सारी महिलाएं, स्पेशली यंग वंस, विशेष करके जो युवा महिलाएं हैं, युवतियां हैं, वह रॉन्गली रिमूव, उनको गलत तरीके से रिमूव किया गया था वोटर लिस्ट से। इट अर्जेस द ईसीआई, अब ये एडिटोरियल ईसीआई से रिक्वेस्ट करता है टू इंश्योर एक्यूरेसी, की भी आप सटीकता को सुनिश्चित करें, फेयरनेस, निष्पक्षता को सुनिश्चित करें, ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, नॉट हरी, जल्दबाजी ना करें, सो दैट नो वोटर इज अनफेयरली डिसएनफ्रेंचाइज्ड। डिसएनफ्रेंचाइज्ड का मतलब है किसी से वोट देने का अधिकार छीन लेना, नोट कर लेना, किसी से वोट देने का अधिकार छीन लेना, किसी को मत देने के अधिकार से वंचित कर देना, है ना? तो ये सब क्यों करना है? ताकि कोई भी वोटर जो है वो मताधिकार से वंचित ना रह जाए। ये इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। तो एसआईआर के बारे में है। डेविल इन द डिटेल्स, तो डिटेल्स जो भी, डेविल, डेविल का मतलब होता है राक्षस, दैत्य, और दैत्य किस में? डेविल इन द डिटेल्स। इन द डिटेल्स का मतलब क्या है? वर्णन में, है ना? डेविल मतलब राक्षस, इन द डिटेल्स का मतलब है कोई भी जो मतलब कह सकते हो कि डेविल जो है वो किस में? डिटेल्स में, है ना? मतलब कोई चीज का वर्णन आपने किया है, किसी चीज को आपने डिस्क्राइब किया है, उस चीज में राक्षस, उसमें बुराई, एक प्रकार से डेविल होता क्या है? डेविल का मतलब तो यही होता है कि भी राक्षस है, तो राक्षस है तो मतलब बुराई है, ठीक है? तो ये कह रहा है कि डेविल इन द डिटेल्स, डिटेल्स में डेविल। आगे कह रहा है ऑन द नेक्स्ट फेज ऑफ द इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट फेज, फेज का मतलब है स्टेज, फेज का मतलब क्या है? स्टेज। तो स्टेज, स्टेज किसकी? स्टेज है, नेक्स्ट फेज किसका है? इलेक्शन कमीशन का, ठीक है? तो नेक्स्ट फेज जो है इलेक्शन कमीशन का, दिख रहा है अब तो आपको, है ना? उसको लेकर हम ये एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, डेविल इन द डिटेल्स। अब देखिए, कह रहा है कि ईसीआई एसआईआर, एसआईआर जो है वो पता ही है आपको, काफी बार हमने पढ़ा है इसको, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसको बोलते हैं, विशेष गहन परीक्षण इसको बोलते हैं। तो ईसीआई का जो एसआईआर है, मस्ट नॉट रिपीट, इसको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना चाहिए। बिहार क्लियरिंग एनोमलीज, बिहार की जो स्पष्ट अनियमितताएं हैं उसको, ठीक है, उनको बिल्कुल भी क्या नहीं करना चाहिए? रिपीट नहीं करना चाहिए। रिपीट नहीं करना चाहिए इसका मतलब बिल्कुल भी उसको दोहराना नहीं चाहिए। वहां तो तुमने अनियमितताएं कर दी, वहां तो तुम्हारी कमियां रह गई, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमने डिस्कस क्या किया? डिटेल्स,
मतलब वर्णन में जो भी हम डिटेल में अगर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ बुराई रह गई थी, कुछ राक्षस मतलब रह गया था एक प्रकार से, है ना। तो डिटेल्स में छुपा हुआ जो बुराइयां हैं, आप जैसे जैसे डिटेल में जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ बुराइयां शेष रह गई थी, शैतान वहां पे था। तो डिटेल्स में ब्यौरे में छिपा हुआ शैतान, ठीक है। तो ईसीआई जो सर्म जो दे रखा है आपको, इसमें ईसीआई जो है वो नाउन है, मैंने बताया हुआ है आपको। अपोस्ट्रोफी से पहले और अपोस्ट्रोफी के बाद दोनों ही नाउन होते हैं। तो ईसीआई सर, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वैसे तो जो ये जो ईसीआई है इससे पहले द लगता है, लेकिन चूंकि ये हेडलाइन का हिस्सा है इसलिए द का प्रयोग नहीं है। तो ईसीआई का जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, मस्ट नॉट रिपीट मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, रिपीट है वो मैन वर्ब है। इसको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना चाहिए। मस्ट है मतलब ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है। किसको रिपीट क्या नहीं करना चाहिए, ये इसका ऑब्जेक्ट है पूरा, जिसमें ये नाउन है एनोमलीज, अपोस्ट्रोफे दे रखा है तो ये भी नाउन है, और वैसे बिहार राज्य का नाम है। अपोस्ट्रोफे एस के बाद नाउन तो है, लेकिन दो शब्द हैं तो ये एडजेक्टिव है ग्लेरिंग। ग्लेरिंग का मतलब हमने क्या पढ़ा, स्पष्ट, ऑब्वियस या नोटिसेबल। एक वर्ड दे रखा है एनोमली, एनोमली का मतलब है अनियमितता, अनियमितता, इरेगुलरिटी, डेविएशन, इनकंसिस्टेंसी। एम्बार्क ऑन का मतलब है प्रारंभ करना, प्रारंभ करना, बिगिन, स्टार्ट या कमेंस। अनएम्बिगुअस का मतलब है स्पष्ट, क्लियर, एक्सप्लिसिट, अनइक्विवोकल। तो ईसीआई को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना चाहिए। किस चीज को रिपीट नहीं करना है, बिहार की जो स्पष्ट अनियमितताएं हैं उसको। आफ्टर बिहार, बिहार के बाद, ठीक है। अब ये बिहार के बाद मतलब जो बिहार में एसआईआर हुआ है उसके बाद, ये तो फ्रेज हो गई, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। द इलेक्शन कमीशनर, टाइम फ्रेम बता रहे हैं, ये एक प्रकार से टाइम ही बता रहा है, तो एडवर्ब इसको कह सकते हैं आप। ये प्लेस दिख तो रहा है आपको, लेकिन ये बिहार में जो घटना घटी है, बिहार में जो एसआईआर हुआ है, उसके बाद पूरे देश भर में जो ईसीआई एसआईआर प्रक्रिया को अप्लाई करने जा रहा है उसको लेकर लिखा गया है, इसलिए इसको टाइम फ्रेम मानते हुए एडवर्ब कहेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले द लगेगा, तो बिहार के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये आपका सब्जेक्ट हो गया। हैज, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। नाउ समय बताता है तो ये एडवर्ब हो गया। एम्बार्क्ड, एम्बार्क के साथ में प्रेपोजिशन ऑन लगता है, याद रखिए, ये मैन वर्ब हो गई। तो बिहार के बाद ईसीआई ने अब शुरू कर दिया है क्या, अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर। किसका, इलेक्टोरल रोल्स, इसका मतलब है वोटर लिस्ट, मतदाता सूचियों का। इन 12 स्टेट्स, किसमें, 12 राज्यों में, एंड यूनियन टेरिटरीज, और केंद्र शासित प्रदेशों में। बहुत आसान सी बात है। बिहार के बाद ईसीआई ने अब एसआईआर शुरू कर दिया है वोटर लिस्ट का 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में। इट्स स्टेटेड गोल, स्टेटेड गोल का मतलब है डिक्लेयर्ड गोल, घोषित लक्ष्य। क्या मतलब है, घोषित लक्ष्य। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है। अच्छा याद रखिए, अपोस्ट्रोफे भी कई बार इट्स में दिखता है, ऐसे भी दिखता है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता, ये इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। लेकिन इट्स जब बिना अपोस्ट्रोफे के आता है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। स्टेटेड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, गोल नाउन है। तो इसका घोषित लक्ष्य, किसका, ईसीआई का इज अनएम्बिगुअस, वो बिल्कुल स्पष्ट है। इसका जो घोषित लक्ष्य है वो बिल्कुल स्पष्ट है। इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, और जिन वर्ड्स के एंड में ओयूएस आता है जनरली वो एडजेक्टिव होते हैं, और ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट में नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव मिलते हैं तो एडजेक्टिव है। इसका घोषित लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। क्या घोषित लक्ष्य है, डैश लगा के बताया, टू अपडेट द रोल्स, कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना, है ना। विच हैव बीन, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए आ रहा है, वोटर लिस्ट के लिए। वो वोटर लिस्ट जो कि हैव बीन अफेक्टेड, पैसिव वॉइस है, जिनको की प्रभावित किया गया, ठीक है। वो वोटर लिस्ट जिनको प्रभावित किया गया है, पैसिव वॉइस है। कैसे, बाय फ्रीक्वेंट माइग्रेशन, बार बार में, फ्रीक्वेंट का मतलब है रिपीटेटिव या रिपीटेड, बार बार में। एडजेक्टिव है, माइग्रेशन पलायन, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। तो जिनको प्रभावित किया गया है फ्रीक्वेंट माइग्रेशन से, डेड वोटर्स या मतदाता कोई जिनकी देहांत हो चुका उससे, अदर इनएक्यूरेसीज, अन्य कुछ इनएक्यूरेसीज हो, कुछ अन्य क्या कह सकते हो, सटीकता की कमियां हो उसके कारण,
विच हैव बीन पॉइंटेड आउट, और विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन फिर से है, ये किसके लिए आ रहा है, इस एक्यूरेसीज के लिए। वो इनएक्यूरेसीज जिनको की पॉइंट आउट किया गया है, जिनकी तरफ इशारा किया गया है, किसके द्वारा, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों के द्वारा, द कांग्रेस इन पर्टिकुलर, विशेष करके कांग्रेस के द्वारा। इन पर्टिकुलर का मतलब है स्पेशली, क्या मतलब है इसका, स्पेशली। और कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है इसलिए द का प्रयोग है, ठीक है, आसान सी बात है। इसका घोषित लक्ष्य स्पष्ट है, ईसीआई वाला, ठीक है। क्या मतलब, एसआईआर क्यों करवा रहे हैं, तो इससे पूछो एसआईआर क्यों करा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम वोटर लिस्ट को अपडेट करना चाहते हैं। कौन सी वोटर लिस्ट, जो कि अफेक्ट हुई है, किसके द्वारा, फ्रीक्वेंट माइग्रेशन, डेड वोटर्स, अदर इनएक्यूरेसीज के द्वारा। कौन सी इनएक्यूरेसीज, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा पॉइंट आउट की गई है, विशेष करके कांग्रेस के द्वारा। बात समझ में आ गई यहां तक, आगे चला जाए। देखिए यट, यट का मतलब है फिर भी, ये तो दिख रहा था क्या आपको, चलिए, फिर भी, देखो अब दिख रहा है, ठीक है। यट द एक्सपीरियंस इन बिहार, फिर भी, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। ये क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विरोधाभासी वाक्यों के लिए काम में आता है। फिर भी, मैं इसको थोड़ा सा जूम ही कर देता हूं, हो सकता है कट जाए ये पीडीएफ में। देखिए, फिर भी ये हो गया कंजंक्शन। दी एक्सपीरियंस ये सब्जेक्ट है, इन बिहार, बिहार वाला अनुभव तो निश्चित हो गया, तो द का प्रयोग है। सजेस्ट ये वर्ब है, वो अनुभव दिखाता है, हिंट देता है, दैट की ये कंजंक्शन है। क्या हिंट देता है, द प्रोसेस एज इनविजिज्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन है इनविजिज। इनविज का मतलब होता है परिकल्पना करना, पहले से अनुमान लगाना, परिकल्पना करना, पहले से अनुमान लगाना। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब है मताधिकार से वंचित करने की प्रक्रिया, मताधिकार से वंचित करने की प्रक्रिया जोड़ लेना। इन्यूमरेशन का मतलब है गणना, काउंटिंग या लिस्टिंग। क्या कह रहे हैं, फिर भी जो अनुभव रहा बिहार में, वो दर्शाता है, वो हिंट देता है कि जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस जैसा कि पहले से अनुमान लगाया गया था। इस प्रोसेस की वर्ब है कुड रिस्क, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये खतरा पैदा कर सकता है, किसका, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का। द क्यों लगाया, क्योंकि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है किसका, वो दे रखा है आगे, मताधिकार से वंचित होने का। और ये कौन वंचित होगा, और सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब है कंसिडरेबल, काफी ज्यादा। नंबर ऑफ पीपल, बहुत बड़ी संख्या में लोग। फिर समझ लो, फिर भी जो अनुभव रहा बिहार में, वो दर्शाता है कि जैसी की परिकल्पना की गई थी, ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो खतरा पैदा कर सकता है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मताधिकार से वंचित करने का खतरा पैदा कर सकता है, ठीक है। इट वॉज कंडक्टेड, इट सब्जेक्ट है, वॉज कंडक्टेड वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। किसका पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म से बनता है। तो ये कंडक्ट किया गया, क्या, एसआईआर की बात कर रहा है। तो एसआईआर जो है वो कंडक्ट किया गया ऑन अ शॉर्ट टाइमलाइन। शॉर्ट टाइमलाइन का मतलब है बहुत ही कम समय में, लिमिटेड पीरियड में। शॉर्ट टाइमलाइन का मतलब है लिमिटेड पीरियड, बहुत ही सीमित समय में। आगे डैश लगा के समझाया, रफली अ मंथ, लगभग, रफली मतलब अराउंड मान लो, अप्रोक्सीमेट मान लो, एग्जैक्टली नहीं कह रहे लेकिन लगभग मान लीजिए, लगभग एक महीना। फॉर इन्यूमरेशन, फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में नाउन लगता है या प्रोनाउन लगता है ऑब्जेक्ट के रूप में, ये नाउन है। जिन वर्ड्स के एंड में जनरली TION होता है वो सब नाउन होते हैं। तो लगभग एक महीना गणना के लिए, अ मंथ फॉर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, और एक महीना दावे और आपत्तियों के लिए। ऑब्जेक्शंस, किसी को कोई आपत्ति है दर्ज करवानी है, एक महीना दिया, कोई दावा करना है, एक महीना दिया, ठीक है। ये जो एसआईआर प्रक्रिया है, ये प्रोसेस के लिए ही इट आ रहा है। ये प्रोसेस है क्या, एसआईआर की बात कर रहा है, इसलिए दे लग रखा है, वहां पे पता लग ही गया था। तो ये कह रहा है कि इसे संचालित किया गया बहुत ही कम समय सीमा में, लगभग एक महीना दिया गया काउंटिंग के लिए, और एक महीना दिया गया दावों और आपत्तियों के लिए।
द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, सिग्निफिकेंट का मतलब कंसिडरेबल भी हो, जैसे वहां पे देखा हमने, यहाँ पे सिग्निफिकेंट वाइटल हो सकता है, क्रूशियल हो सकता है, इसका मतलब महत्वपूर्ण भी होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव है इज वो है, नाउ जो है वो एडवर्ब है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव अब क्या है, द फॉर्मल प्रोविजन ऑफ नोटिस पीरियड। फॉर्मल मतलब औपचारिक, प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, किसका, नोटिस पीरियड का, ठीक है, नोटिस का समय, फॉर हियरिंग एंड वेरिफिकेशन, और नोटिस पीरियड किसका, हियरिंग मतलब सुनवाई करने के लिए, वेरिफिकेशन सत्यता की जांच करने के लिए, वो कितना है, लगभग 54 डेज। अब कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अब की बार जो हो रहा है वो ये है कि फॉर्मल प्रोविजन जो है, औपचारिक जो प्रावधान है नोटिस पीरियड का, वो कितना दे दिया, 54 डेज दे दिया है। और ये प्रावधान है किसके लिए, ये नोटिस पीरियड है किसका, हियरिंग और वेरिफिकेशन का। अब क्या 54 डेज दी हैं, लगभग 2 महीने के करीब का समय दिया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भी इसका। आगे चलिए, हाँ जी, देखो, द हरीड अप्रोच, हरीड अप्रोच का मतलब होता है जल्दबाजी प्रक्रिया, जल्दबाजी में की गई प्रक्रिया, जल्दबाजी में किया गया काम, जल्दबाजी का तरीका, हैस्टी मेथड, रस्ट प्रोसेस। द हरीड अप्रोच इन बिहार, इन बिहार तो एडवर्ब है, जगह की बात कर रहा है, केवल बिहार है वो नाउन है, स्टेट का नेम है, इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती हैं वो जनरली एडजेक्टिव और एडवर्ब ही होती हैं, याद रखिएगा। प्रेपोजिशनल फ्रेज दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। चूंकि ये जगह बता रहा है इसलिए मैंने इसको कहा एडवर्ब है, ठीक है। तो हरीड अप्रोच जो है बिहार में, उसने प्रोड्यूस किया अप्रोच की वर्ब सेकंड फॉर्म, ग्लेरिंग एडजेक्टिव, स्टैटिस्टिकल एडजेक्टिव, सांख्यिकी बोलते हैं इसको, एनोमलीज नाउन, अनियमितता, इन द फाइनल रोल अंतिम लिस्ट में, अंतिम वोटर लिस्ट में। तो जो जल्दबाजी की जो ये अप्रोच रही बिहार में, उसने क्या किया, उस अप्रोच के कारण हुआ ये सब्जेक्ट है, हुआ ये कि इसके कारण बहुत ही स्पष्ट कि अनियमितता मतलब कुछ संख्याएं जो हैं इधर उधर हो गई काफी ज्यादा, फाइनल रोल मतलब अंतिम वोटर लिस्ट में। द जेंडर रेशियो, जो जेंडर रेशियो है, जेंडर का अनुपात है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म है, इसने इसमें गिरावट आई, जेंडर रेशियो गिरा कहां तक, 892 तक पहुंच गया ये, पर 1000 मेन, 1000 पुरुषों पर 892 महिलाएं रह गई, है ना, इन इस लिस्ट में। पहले कितना था, प्री एसआईआर रोल मतलब एसआईआर जो वोटर लिस्ट है उससे पहले देखा तो 907 महिलाएं थी, अब ये संख्या रह गई 892 रह गई। वेल बिलो काफी ज्यादा कम है, स्तर में कम के लिए याद रखेंगे, लेवल में ज्यादा के लिए हम लगाते हैं अबव, और लेवल में कम के लिए हम लगाते हैं बिलो, ठीक है। तो ये लेवल ही है, ये स्तर ही है इस संख्या का। तो इसमें बहुत कम है, ये रिसेंट सर्वे फिगर जो हाल फिलहाल का सर्वेक्षण आंकड़े हैं, बिहार सर्वे मतलब सर्वेक्षण, ठीक है, बिहार के लिए उस आंकड़ों में मतलब हाल फिलहाल के सर्वेक्षण आंकड़ों में बहुत ही कम है ये, क्लियर। अच्छा, फॉल के बारे में बता दूं मैं आपको कि फॉल जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म फेल और थर्ड फॉर्म फॉलन है, और एक फॉर्म होती है फेल, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फेलिड और थर्ड फॉर्म होती है फेलिड, ठीक है, याद रखिएगा। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब होता है गिराना, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, ट्रांजिटिव वर्ब सीधी बात ऑब्जेक्ट लगेगा, और ये है गिरना, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। आगे चला जाए, देखिए आगे कह रहा है विमेन वोटर्स, महिला मतदाता जो हैं, विमेन वोटर्स जो हैं, महिला मतदाता जो हैं, डिस्प्रपोर्शनेटली, वर डिस्प्रपोर्शनेट एक्सक्लूडेड। अब देखो, विमेन, इसको विमेन पढ़ेंगे प्लूरल है, वुमन एक वचन, विमेन बहुवचन, ये सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब, एक्सक्लूडेड मैन वर्ब, डिस्प्रपोर्शनेटली एडवर्ब। डिस्प्रपोर्शनेटली क्या होता है, बहुत ज्यादा, डिस्प्रपोर्शनेटली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा।
तो कह रहा है कि महिला मतदाताओं को बहुत बड़ी संख्या में एक्सक्लूड किया गया। एक्सक्लूड का मतलब है उनको रिमूव कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। किससे? इन एरियाज विद हायर फीमेल देन मेल टर्नआउट। टर्नआउट का मतलब होता है उपस्थिति या भागीदारी। उपस्थिति या फिर क्या कहेंगे? भागीदारी। ठीक है, पार्टिसिपेशन, अटेंडेंस या वोटर प्रेजेंस, इसको बोलते हैं क्या? टर्नआउट। विमेन वोटर्स जो हैं उनको बहुत ज्यादा एक्सक्लूड किया गया। इन महिला मतदाताओं को काफी ज्यादा संख्या में हटा दिया गया इन एरियाज, उन क्षेत्रों में विद हायर फीमेल देन मेल टर्नआउट, वहां पे महिलाओं की संख्या पुरुषों की प्रेजेंस से ज्यादा थी। जनरल इलेक्शन 2024 की बात है, आम चुनाव 2024 में। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, फिर से पर्टिकुलरली का मतलब है स्पेशली, विशेष रूप से इन द 18 टू 29 एज ग्रुप, इस आयु वर्ग में बात कर रहे हैं, अंडर द परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी। और इनको हटाया किस तरीके से? क्या कारण दिया? कारण दिया कि हम परमानेंटली शिफ्टेड की स्थायी रूप से ये स्थानांतरित हो चुके हैं, इस श्रेणी में इनको डाल दिया। बात समझ में आ गई? आसान सही है। आगे चलिए। आगे कह रहा है हाई फीमेल टर्नआउट रिलेटिव टू का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से। ठीक है, तुलनात्मक रूप से। और इमर्ज तो खैर पिछले सेशन का ही वर्ड आ गया है। हाई फीमेल टर्नआउट मतलब काफी ज्यादा महिलाओं की उपस्थिति, महिलाओं की प्रेजेंस, महिलाओं का कंट्रीब्यूशन। रिलेटिव टू मतलब तुलनात्मक रूप से। लो रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन तो कम है, उसकी तुलना में महिलाएं ज्यादा प्रेजेंट हैं। टिपिकली इंडिकेट्स, टिपिकली मतलब जनरली, सामान्यतया, इंडिकेट करता है, ये टर्नआउट सब्जेक्ट हो गया। ये इंडिकेट करता है, ये वर्ब हो गई, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। मेल माइग्रेशन की पुरुष जो हैं वो पलायन कर गए हैं। यट मोर विमेन वर डिलीटेड, फिर भी अधिक महिलाओं को, जरूरत से अधिक के लिए मोर लगाया है, सब्जेक्ट है। वर डिलीटेड, उनका नाम हटाया गया। डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है के बावजूद। किसके बावजूद? एसआईआर स्टेटेड एम, एसआईआर का जो घोषित लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? कि हम माइग्रेंट्स को हटाएंगे। ठीक है, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, उनको नहीं जो आम तौर पर नागरिक हैं, रेजिडेंट हैं, उनकी बजाय हम माइग्रेंट्स को हटाएंगे। उसके बावजूद, डिस्पाइट के बारे में ध्यान रखें कि डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, सीधा अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, इसके बाद में ओव नहीं लगता है, और इसके बराबर हम रखते हैं इन स्पाइट ऑफ। इन दोनों का मतलब ही होता है के बावजूद। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है ये कि डिस्पाइट में ओव नहीं आएगा, इन स्पाइट में ओव आएगा। ठीक है, फिर समझ लो। हाई फीमेल टर्नआउट किसकी तुलना में? लो रजिस्ट्रेशन की तुलना में। ज्यादा महिलाओं की भागीदारी, जबकि पंजीयन जो है कम हुआ है। ये इशारा करता है कि मेल माइग्रेशन हुआ है, पुरुष वहां से पलायन कर गए हैं। फिर भी अधिक महिलाओं का नाम डिलीट किया गया, इसके बावजूद कि एसआईआर का जो घोषित लक्ष्य था वो ये था कि हम रिमूव करेंगे माइग्रेंट्स को, इनको रिमूव नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? ये कंप्लीट हो गया अभी आपका ये एडिटोरियल। अब आप ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज है, ये करने की कोशिश करें एक बार। देखिए, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट मैंने कहा, वंचित करना वोट अधिकार से, तो सी में दे रखी है ये बात। एन्यूमरेशन जो है इसका मतलब है गणना, तो काउंटिंग को बोलेंगे तो बी आ जाएगा आंसर। फिर एनोमलीज जो है, एनोमलीज का मतलब है अनियमितता, रेगुलरली लिविंग नहीं आएगा, इरेगुलरिटीज डी आ जाएगा। टर्नआउट का मतलब परसेंटेज और प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स, यही आ जाएगा ई। और ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब है रेगुलरली लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस, जो किसी एक स्थान पर नियमित रूप से रह रहे हो। ये था आज के इस एडिटोरियल सेशन में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, सेशन नंबर 168 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।